हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12th अकाउंटेंसी से आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बच्चों हमारा अगला चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और बच्चों अभी तक हम लोगों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, इन सभी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड भी कर दिए हैं। बिल्कुल भी आप इनको मिस मत करिएगा। आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से, जिन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं विद इन 30 मिनट्स। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, बिना देरी करे जुड़ जाइए आज के सफर में मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला जा रहा है पार्टनर्स लोन अकाउंट इज बेसिकली आपको यहाँ पे इसका नेचर बताना है कि अपने आप में किस नेचर का अकाउंट है। क्या ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, या फिर नॉमिनल अकाउंट है? ऑब्वियस ही बात है बच्चों, पार्टनर का लोन है, पार्टनर अपने आप में एक पर्सन होता है। तो यहां पर जो इसका आंसर निकल कर आएगा क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन बी, कि ये अपने आप में कौन सा अकाउंट है? सर ये अपने आप में पर्सनल अकाउंट है। तो आप लोग टिक कर दीजिएगा ऑप्शन बी को। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इन रिलेशन टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील्स विद। तो आपको यहां पर यह बताना है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 48 कहां काम आता है। तो हम चेक कर लेते हैं। पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट्स, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो बिल्कुल भी नहीं। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि क्या सेक्शन 48 में डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मीनिंग लिखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। आगे यहां पे लिखा हुआ है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व। तो जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमारे अकाउंट्स हैं उनको हमने ओपन करके रखा है, उनको सेटल कैसे किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे सेटल किया जाएगा, ये सारी चीज आपको कौन बताता है? ये सारी चीज हमको बताता है बच्चों सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आगे चलते हैं बच्चों, तो आपको यहां पे टिक करना होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइड पार्टीज इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डू नॉट इंक्लूड। बच्चों जितना अच्छे से आप लोग क्वेश्चन समझेंगे ना, उतना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप अपने जो ऑप्शन है उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इनमें से कौन से जो है वो आउटसाइड पार्टीज लायबिलिटीज नहीं है। तो रिजर्व बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम बात करें क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी नहीं है। मतलब ये आउटसाइडर लायबिलिटीज नहीं है बच्चों, मैं आपको बताऊं ये इनसाइडर लायबिलिटीज है। कैसे? क्योंकि जो रिजर्व होता है अल्टीमेटली उस पर किसका हक होता है, किसका राइट होता है? सर पार्टनर्स का। तो जो पार्टनर्स हैं वो हमारे लिए क्या है? इनसाइडर होते हैं। तो एक तरीके से जो अगर रिजर्व की हम लोग बात करें तो ये अपने आप में क्या है? इनसाइडर लायबिलिटी है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी किसको दिया जाता है? पार्टनर्स को। तो ये भी अपने आप में क्या है? इनसाइडर लायबिलिटी है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सी आउटसाइडर है। लोन बाय पार्टनर, ये भी नहीं है। तो अगर हम बात करें तो ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी जो है वो आउटसाइडर लायबिलिटी या फिर थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है। तो आपका आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन डी। तो आपको यहां पे टिक करना होगा ऑप्शन डी पे। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला जा रहा है ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। गुडविल को कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? तो एक चीज याद रखिएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है वो होता है जस्ट लाइक अदर एसेट्स। जैसे आप लोग अदर एसेट्स को कहां ट्रांसफर कर देते हैं या फिर कहां क्लोज कर देते हैं? सर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। इन द सिमिलर मैनर जो आपका गुडविल अकाउंट होता है उसे भी आपको कहां पर क्लोज करना होगा? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। इसमें किसी भी तरीके का कोई गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। जस्ट लाइक अदर एसेट्स इसको भी क्लोज कर दिया जाता है। कहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो सारे एसेट्स बच्चों कहां क्लोज किए जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर? सर डेबिट साइड में। तो हम गुडविल को भी कहां क्लोज कर देंगे? सर डेबिट साइड में। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा बच्चों बन जाएगा ऑप्शन ए, डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। एकदम क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं बच्चों हमसे क्या बोला जा रहा है। जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं। जर्नल एंट्री फॉर गुडविल रियलाइज्ड ऑन डिसोल्यूशन इज। तो बच्चों थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया कि यहां पर गुडविल का कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होता है। जस्ट लाइक अदर एसेट्स इसका ट्रीटमेंट आपने करना है। तो नॉर्मल जिस तरीके से एसेट्स का रियलाइजेशन किया जाता है, इन द सिमिलर मैनर गुडविल का भी उसी तरीके से रियलाइजेशन किया जाता है। तो बच्चों हमारे जो नॉर्मल एसेट्स के रियलाइजेशन की एंट्री क्या होती है? सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो गुडविल को भी रियलाइज करने की एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम लोग देख सकते हैं किसमें निकल कर आ रहा है? सर ऑप्शन सी में निकल कर आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। एकदम क्लियर। तो यहां पे हम लोग टिक करेंगे बच्चों ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला जा रहा है? व्हेन अ पार्टनर अंडरटेक्स टू पे द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म ऑन डिसोल्यूशन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। अगर हमारे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए कोई पार्टनर तैयार हो जाता है, सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। और उसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? पार्टनर को। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो व्हाट विल बी द जर्नल एट द टाइम ऑफ partner undertakes to pay creditors of the firm on dissolution? सर realization account debited to partners capital account। देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे किसमें दिख रहा है हम लोगों को? realization account debited, partners capital account credited। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। एकदम क्लियर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। बिना ऑप्शन देखिए बच्चों इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं इन सबका क्या ट्रीटमेंट होता है। सर इन सबको ट्रांसफर कर दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां आपसे बोला जा रहा है कि फर्म को डिसॉल्व करने जा रहे हैं तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ क्या करोगे, सर हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेकर राइट ऑफ कर देंगे। तो हमारा आंसर बन जाएगा यहां पे सर ऑप्शन बी। तो बच्चों थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस में हमें यहाँ पे डील करना होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोला जा रहा है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर्सनल एसेट्स ऑफ ए पार्टनर आर फर्स्ट यूज्ड फॉर। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, आप सभी लोगों को पता है कि पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर हमारे फर्म के एसेट्स कम पड़ जाते हैं फर्म के डेट को पे करने के लिए तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है डेट्स को पे करने के लिए। लेकिन इसका एक तरीका होता है कि जो पार्टनर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पहले उसके पर्सनल डेट के लिए यूज की जाती है, फिर अगर कुछ बच जाता है तब जाके फर्म के डेट के लिए यूज की जाती है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो हमारे पार्टनर के पर्सनल एसेट्स होते हैं पहले वो कहां काम आएंगे, पार्टनर के पर्सनल डेट के लिए, फर्म के डेट के लिए, अदर पार्टनर्स डेट के लिए, इधर 1 और 3। तो बच्चों पहले पार्टनर अपने पर्सनल डेट उससे पे करेगा, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो फर्म के डेट को पे करने के लिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, इफ अ पार्टनर हैज टेकन इन्वेस्टमेंट, किसी पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट ले लिए, कितने पे ले लिए सर 93,500 पे, बीइंग 15% लेस देन द बुक वैल्यू, ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 15% कम पे ले रहा है। तो आपको पता लगाना है कि इसकी जो बुक वैल्यू है वो कितनी होगी या फिर इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं आपको इसको एक ही बार में ओरिजिनल वैल्यू निकाल के दिखा दूंगा। ये जो इसने लिया है 93,500, मतलब आपके कोई एसेट्स हैं हमको नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी है, उसमें से 15% माइनस करो तो आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आती है 93,500। तो अगर हमारे एसेट्स जो थे वो 100% उनकी वैल्यू हुआ करेगी, हमने उसमें से 15% कम पे उनको लिया है तो मतलब वो हमने उसको कितने परसेंट पे लिया होगा सर 85% पे लिया होगा। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है बच्चों की किसके इक्वल है सर, 85% के इक्वल है। तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 85, सॉल्व कर लेना बच्चों, आपको इसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू पता चल जाएगी। अगर इस क्वेश्चन के अंदर बीइंग 20% लेस लिखा होता तो मैं डिवाइडेड बाय 80 कर देता, यहां लिखा रहता बीइंग 30% लेस देन द बुक वैल्यू तो मैं डिवाइडेड बाय 70 कर देता। सॉल्व कर लो बच्चों, उसको कितना निकल कर आएगा सर ये निकल कर आएगा 1,10,000। कितना निकल कर आएगा बच्चों 1,10,000। देख लेते हैं किस ऑप्शन में मेरे पास 1,10,000 है, सर ऑप्शन सी में। एकदम क्लियर, चलें आगे। तो इस तरीके से बच्चों आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने फटाफट धनाधन। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे हमसे क्या बोला जा रहा है, एम अ पार्टनर was to see oversee dissolution of the firm and was to bear realization expenses for which he was paid 5% of the net cash realized। बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ा करो, net cash realized from dissolution, cash realized from assets was 1,25,000, liabilities paid amounted to rupees 50,000, the amount of remuneration is। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि एम नाम का एक पार्टनर है जिसको हमने अपॉइंट किया है कि जाइए आप सारा का सारा डिसोल्यूशन का काम देखिए, उसके लिए हम आपको 5% का क्या देंगे, कमीशन देंगे, रेम्यूनरेशन देंगे, जितना भी कैश आप रियलाइज करके दोगे उसके ऊपर 5% का रेम्यूनरेशन हम आपको देंगे। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कैश से हमको कैश जो हमको मिल रहा है एसेट को बेचने से वो कितना मिल रहा है सर 1,25,000 और लाइबिलिटीज का पेमेंट हमने कितना कर दिया है सर 50,000 का। तो एक काम करिए, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि नेट कैश कितना रियलाइज हो रहा है। यहाँ देखेंगे बच्चों आप लोग, हमारे पास जो एसेट बेचने से आ रहा है वो कितना आ रहा है सर 1,25,000 और हमने पेमेंट कर दिया लाइबिलिटीज का कितने का सर 50,000 का। तो यहां से बच्चों आप लोग 50,000 का पेमेंट कर दीजिए, तो नेट कैश रियलाइज्ड कितना कहलाएगा सर 75,000। इसका कितने परसेंट का रेम्यूनरेशन देना है सर 5% का, इसका 5% निकाल लीजिए बच्चों, कितना निकल कर आता है सर 3,750। तो आप देख लीजिए यहाँ पे किस ऑप्शन में आपके पास 3,750 है सर, ऑप्शन ए में। तो हम लोग यहाँ पे टिक कौन सा करेंगे, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग प्रिपेयर करते चलिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 11 में। क्वेश्चन 11 में आपसे बोला जा रहा है, इफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट, ठीक है, एंड अ क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन अराइजेस द जर्नल एंट्री विल बी। पहले आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए, जितने भी वर्कमैन के अगेंस्ट में क्लेम होते हैं उससे बचने के लिए हम लोग क्या बना लेते हैं सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। लेकिन क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि देयर इज नो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, किसी भी तरीके का कोई रिजर्व नहीं है, और अगर कोई क्लेम आ जाता है तो क्या किया जाएगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, डिसोल्यूशन के अंदर आपकी जो लाइबिलिटीज होती है ना, आपको उसका कंपलसरी पेमेंट करना ही पड़ता है, क्वेश्चन में चाहे बोले चाहे नहीं बोले। तो बच्चों लाइबिलिटीज का पेमेंट करने की एंट्री बना दो, क्या बनती है सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग के पास कौन सा वाला ऑप्शन है सर, ऑप्शन सी में हमसे बोला जा रहा है कि अगर हमें किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो उसकी एंट्री क्या बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया हमने। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ देखते हैं हमसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ आपसे बोला जा रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज
2,10,000 appeared in the books of Messrs P&P. 2/3 of the investment was taken by a partner at 20% discount and remaining was sold at 20% profit. ठीक है, the value at which the investment was taken by the partner. तो बचा कुचा जो ट्रांजैक्शन है बच्चों उस पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि टोटल हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स कितने के. सर टोटल इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास वो है 2,10,000 के. इसका यहाँ देखो बच्चों 2/3 ले रहा है पार्टनर. तो सबसे पहले आप इसका 2/3 पता लगाइए कितना निकल कर आता है. सर अगर हम इसका 2/3 निकालेंगे 7 सर ये आएगा 1,40,000. कितना निकल आएगा सर 1,40,000. और इस 1,40,000 के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको पार्टनर 20% के डिस्काउंट पे ले रहा है. तो 1,40,000 का पहले आप लोग 20% कैलकुलेट कर लीजिए कितना निकल कर आता है. सर ये निकल कर आएगा 28,000. ये इसका 20% निकल कर आएगा. ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए. तो 1,40,000 में से अगर आप लोग 28,000 रुपीज़ माइनस करेंगे तो ये बचेगा आप लोग का बच्चों 1,12,000. मतलब इसने आपके जो इन्वेस्टमेंट थे 2,10,000 उसका 2/3 रख रहा है. तो उसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई 140. उसको भी 20% के डिस्काउंट पे रख रहा है. तो अल्टीमेटली उसने जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कितने पे टेक ओवर किए होंगे 1,12,000 पे. देख लेते हैं बच्चों हमारे ऑप्शन में 1,12,000 कहाँ मिल रहा है हमको. सर ऑप्शन डी में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों. 40% of the furniture appearing in the balance sheet जिसकी बुक वैल्यू कितनी है सर 2 lakhs taken by a partner at 65,000. ठीक है, and 50% was sold at 20% less than the book value. बचा कुचा जो 50% हमारे पास उसको बेच रहे हैं 20% less than the book value. The amount transferred to bank account will be. तो बच्चों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरे पास एसेट्स कितने के हैं. सर आपके पास जो एसेट्स है ना वो है 2 लाख रुपीज़ के. अब इसका जो 40% है वो तो पार्टनर रख रहा है. तो ये पैसा तो मुझे मिलेगा नहीं, ये तो मैं उसके सीधे अकाउंट में से सेटल करूंगा. अब आपसे कह रहे हैं 50% was sold at 20% less than the book value. तो इसका 50% निकाल लीजिए. तो 50% निकालूंगा तो कितना निकल कर आएगा सर 1 लाख. और ये भी 20% कम में बेचे जा रहे हैं. तो इसमें से बच्चों जो 20% आप उसमें से माइनस कर दीजिए. तो ये जो आपके एसेट्स हैं आपको कितना कैश रियलाइज करके देंगे सर 80,000. तो अच्छा यहां हमें टिक करना होगा ऑप्शन ए में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या बोल रहे हैं. ओके, डेटर्स जो हमारे पास वो है 2,10,000 रुपीज़ के विथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है उसके अगेंस्ट में 30,000 का है. एग्जिस्टेड इन द बैलेंस शीट. ठीक, आगे कह रहे हैं 2/3 ऑफ द डेटर्स वर टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट 20% डिस्काउंट एंड रिमेनिंग वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्शन एजेंसी एट 20% प्रॉफिट. वैल्यू एट विच द डेटर्स वर रियलाइज्ड इज. आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट करके दिखाना है कि हमारे जो बचे कुछ डेटर्स हैं हमको कितनी वैल्यू रियलाइज करके देंगे. अभी बता देते हैं बच्चों आप लोगों को कितना वैल्यू निकल कर आएगा. सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास जो टोटल डेटर्स हैं वो है कितने के. सर टोटल डेटर्स हैं हमारे पास 2,10,000 के. उसमें से 2/3 जो है वो तो किसने रख लिए सर, वो तो रख लिए पार्टनर ने, है ना. तो इससे कोई लेना देना है नहीं मुझे. आगे आपसे बोला जा रहा है एंड रिमेनिंग वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्शन एजेंसी एट 20% प्रॉफिट. वैल्यू एट विच द डेटर्स वर रियलाइज्ड. तो टोटल डेटर्स कितने के हैं सर 2,10,000 के. प्रोविजन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता है. 2/3 अगर पार्टनर ने रख लिया, यहाँ देखो 2/3 अगर पार्टनर ने रख लिया तो बचा कुचा कितना होगा मेरे पास सर 1/3 होगा. तो 1/3 पता लगा लो बच्चों कितने के हो जाते हैं सर 70,000 के. अब आपने किसको दे दिए, एक डेट कलेक्शन एजेंसी को जो कि उसको 20% प्रॉफिट में रियलाइज कर रही है. तो इसमें बच्चों इसका जो 20% होता है वो आप लोग ऐड कर दीजिए. कितना हो जाएगा 14,000. तो टोटल कैश मुझे यहाँ पे कितना रियलाइज करूंगा मैं सर 84,000. किस ऑप्शन में 84,000 है सर ऑप्शन सी. तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे बच्चों ऑप्शन सी. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 में टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म जो है वो है 80,000 के. क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 वर गिवन एज अ पार्ट फर्नीचर कॉस्टिंग ₹25,000 इन सेटलमेंट. रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 15%. द अमाउंट क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट विल बी. ओवरऑल आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग क्रेडिटर्स को कितना अमाउंट पे करने वाले हैं. बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. टोटल क्रेडिटर्स मेरे पास कितने के सर 80,000 के. उसमें मैंने पार्ट पेमेंट के लिए इनको 20,000 के पार्ट पेमेंट के लिए मैंने इनको 25,000 के फर्नीचर दे दिए. तो पार्ट पेमेंट कितने का माना जाएगा सर 20,000 का. कितना बचेगा मेरे पास सर, मेरे पास बचेगा 60,000. और ये 60,000 वालों ने हमको 15% का क्या दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है. तो जो रिमेनिंग आपके 60,000 के क्रेडिटर्स हैं वो 15% आपसे कम लेंगे. तो आप इसका जरा 15% निकाल लीजिए. कितना निकल कर आएगा सर 9,000. मतलब मुझे क्रेडिटर्स को कैश में कितना पे करना पड़ेगा सर 51,000. तो किस ऑप्शन में 51,000 दिख रहा है हमको सर ऑप्शन डी में. तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे ऑप्शन डी.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म डैश विल बी पेड फर्स्ट। क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि जब कभी भी आप अपने फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं, आप अपने एसेट से जो भी कैश रियलाइज करते हैं, उस कैश का पेमेंट पहले सबसे पहले किसको किया जाएगा? सबसे पहले पार्टनर को किया जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद पार्टनर के लोन? सर बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले पेमेंट किसको किया जाता है? सर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बाद किसको किया जाता है? पार्टनर्स का लोन। और उसके बाद कुछ बच जाएगा तो किसका पेमेंट किया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल का। तो सीक्वेंस भी मैंने आपको समझा दिया है। तो जब कभी भी हम लोग कैश रियलाइज करेंगे अगेंस्ट द सेल ऑफ एसेट्स, उस अमाउंट से सबसे पहले किसका पेमेंट किया जाता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन? सर क्रेडिटर्स का। तो ये चीज याद रखिएगा, आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या बोला जा रहा है? अ कंप्यूटर वैल्यूड एट 35,000 वाज अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड था इन द बुक्स ऑफ द फर्म व्हिच वाज undergoing dissolution. The computer was taken by one of the partner at 29,500. This unrecorded computer will be debited to partners capital account. हाँ, ये वाली बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। And credited to, कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? देखो बच्चों, ये जो आपका एसेट है ये अनरिकॉर्डेड। अब जब अनरिकॉर्डेड एसेट को कोई पार्टनर रख लेगा तो हमें कहीं ना कहीं फायदा होगा कि नहीं? अरे कोई ऐसी चीज जो हमारे पास थी नहीं और एकदम से अगर वो एसेट बनकर आ जाएगी तो उससे हमको क्या होगा? सर फायदा होगा। इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो ये जो आपका अनरिकॉर्डेड एसेट है ना, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, इसको कहां ले आके रखेंगे हम लोग? सर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, बिकॉज इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। अब ये कह रहे हैं कि उसकी पहले वैल्यू कितनी थी? 35,000। वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो पार्टनर है वो उसको कितने में टेक ओवर कर रहा है? सर वो उसको टेक ओवर कर रहा है 29,500 से। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो मैं प्रॉफिट काउंट करूंगा वो भी कितने का करूंगा? 29,500 का। तो अच्छा यहां मेरा आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में 18 में हमसे क्या बोला जा रहा है? यहां हमसे बोला जा रहा है टोटल एसेट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म वर 30 lakhs। इट्स टोटल लायबिलिटीज वर 6 lakhs। एसेट्स वर रियलाइज्ड एट 80%, मतलब 20% का मुझे यहाँ पे लॉस होने वाला है। लायबिलिटीज वर पेड 10% लेस, यहाँ मुझे 10% का फायदा होने वाला है। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो बच्चों इसके लिए जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाए, आप थोड़ा सा बस अपना कॉमन सेंस यूज कर लो तो भी यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो कैसे? सबसे पहले आपके पास एसेट्स कितने के थे? सर 30 lakhs के, और वैल्यू कितनी रियलाइज करके दे रहे हैं? वो 80%, मतलब कहीं ना कहीं 20% का मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो बच्चों एसेट्स के ऊपर हमको क्या हो रहा है? सर लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? सर 20% का। तो 30 lakhs का आप लोग 20% निकाल लीजिए, कितना निकल कर आएगा? सर ये निकल कर आएगा 6 lakhs। तो एक तो मुझे यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं आता हूँ लाइबिलिटीज पे। तो हमारी जो लाइबिलिटीज है वो है कितने की? सर 6 लाख रुपीज की लाइबिलिटीज हैं जिनको 10% कम देना पड़ रहा है। लाइबिलिटीज को कम दोगे तो भाई प्रॉफिट हो जाएगा। तो सर यहाँ पे ना लाइबिलिटीज को पेमेंट करने से हम लोगों को क्या हो रहा है? सर प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है अभी देख लेते हैं। तो 6 लाख में से 10% कम देना पड़ेगा हमको। तो सर आपको 60,000 रुपीज़ का जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और आगे चलते हैं। आगे आपसे बोला जा रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हैं? सर 60,000 के। ये भी मुझे क्या करेगा? लॉस देगा। कितने का? सर 60,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये 60,000 का यहाँ प्रॉफिट हो रहा था और यहाँ पे 60,000 का लॉस हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गए। स्टिल मेरे पास कितने का लॉस बचा है? सर 6 लाख रुपीज़ का लॉस बचा है। देख लीजिए इनमें किस ऑप्शन में आपको 6 लाख दिख रहा है? सर ऑप्शन बी में। तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। लॉस अमाउंट कितना का होगा? 6 लाख। तो जरूरी नहीं मैं इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊँ, आप यहाँ पे बच्चों इसको इस तरीके से कैलकुलेट करके भी रफ में पता लगा सकते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में। इन द बैलेंस शीट ऑफ पाल केटरर्स अ पार्टनरशिप बिटवीन धर्म एंड परम, डेटर्स जो है हमारे पास है 5 लाख रुपीस के एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो है 20,000 का। तो एक चीज बता दूं बच्चों, रियलाइजेशन में ना या डिसोल्यूशन के केस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इफ बैड डेट्स अमाउंटेड टू 1 लाख रुपीज का बैड डेट हो गया एंड रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%, हमको ये बताना है कि कैश अकाउंट में कितना जाएगा, हमको ये बताना है कि डेटर्स से हम लोग कितना कैश रियलाइज करेंगे। बहुत सिंपल है बच्चों। डेटर्स देखिए आपके पास सबसे पहले कितने के, तो यहाँ पे है सर 5 लाख के हमारे पास डेटर्स, ये मैंने मेंशन कर दिया। प्रोविजन का कोई लेना देना नहीं है भैया, इसको तो बस क्लोज कर दिया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। इफ बैड डेट्स अमाउंटेड टू रुपीज 1 लाख, 1 लाख के तो हमारे पास बैड डेट्स ही हो गए। अब मुझे डेटर से कितना लेना है? सर अब आपको डेटर से लेना है 4 लाख। और ये जो आपके 4 लाख वाले डेटर्स हैं यहाँ पे हम उनको 8% का क्या दे देंगे? डिस्काउंट दे देंगे। तो बच्चों इसका 8% कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, कितना निकल कर आएगा? सर ये निकल कर आएगा आपका 32,000। यस 32,000। इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, कितना निकल कर आएगा? सर 3,68,000। यस 3,68,000। तो किस ऑप्शन में मुझे यहाँ पे 3,68,000 दिख रहा है? सर ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो आप लोग टिक कर दीजिएगा बच्चों, ऑप्शन सी 3,68,000। और आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हम लोग। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है इन्वेस्टमेंट वैल्यूड 5 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट है वर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स एबीसी अ पार्टनरशिप फर्म ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म वन ऑफ द क्रेडिटर्स
took these investment in full settlement of his debt of rupees 5,20,000 amount of creditors debt are settled is। ध्यान से देखो बच्चों, हमको यहाँ पे इसका कितने का डेट देना है सर 5,20,000, उसके अगेंस्ट में वो इन्वेस्टमेंट लेने के लिए तैयार हो गया और साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है इन फुल सेटिस्फैक्शन, मतलब 5,20,000 की मेरी लाइबिलिटी है जिसके अगेंस्ट में 5 लाख के एसेट लेने को बंदा तैयार हो गया। तो ये पूछ रहे हैं कि बताओ आपके जो लाइबिलिटीज है वो कितने से सेटल होगी बच्चों, वो 5,20,000 से ही सेटल होगी। किस ऑप्शन में 5,20,000 सर ऑप्शन बी में, तो हम लोग टिक कर देंगे यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन में 21 में हमसे क्या बोला जा रहा है, यहां से बोला जा रहा है सर क्रेडिटर्स इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर 1,25,000, ठीक भैया, कैपिटल इज 6,50,000 एंड कैश एंड बैंक बैलेंस इज 1,65,000। इफ सन्ड्री एसेट्स आर रियलाइज्ड एट 75% देन अमाउंट ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट शैल बी। तो ओवरऑल आपसे यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि जो हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स भी बच्चों यहाँ पर हिडन है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एसेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर एसेट्स को हम लोग रियलाइज करेंगे, देन आफ्टर वी विल कम टू नो कि कितना कैश हमको मिलने वाला है। तो कैसे पता लगाऊंगा बच्चों, यहाँ देखिए कैपिटल पे जाइए सबसे पहले आप लोग, मतलब लाइबिलिटी साइड में जाइए, तो कैपिटल आप देख सकते हैं कितने की है सर 6,50,000 की मेरी यहाँ पे कैपिटल है। अब उसमें ना आपके जो क्रेडिटर्स हैं उनको और ऐड कर लीजिए तो आपको जो है आपकी टोटल लाइबिलिटी पता चल जाएगी। सर हमारे पास जो क्रेडिटर्स है ना वो क्रेडिटर्स कितने के हैं, कहाँ चले गए, ये है सर 1,25,000। अब आप इसको ऐड कर लीजिए तो कितना निकल कर आ रहा है सर, ये निकल कर आ रहा है 7,75,000, ठीक है, ये मेरी होगी टोटल लाइबिलिटीज। अब इसमें से मैं काम करता हूँ, कैश और बैंक बैलेंस जो है उसको माइनस कर देता हूँ, तो 1,65,000 रुपीज़ जो है मैं माइनस कर दूंगा, कितने बचेगा सर 6,10,000 बचेगा। मतलब मेरे पास जो एसेट्स हैं बच्चों वो एसेट्स अपने आप में कितने के हैं सर, वो एसेट्स अपने आप में हैं 6,10,000 के, और वो जो एसेट्स हैं वो कितना परसेंट रियलाइज करके देंगे आपको सर 75%। तो बच्चों काम करिए इसका आप लोग 75% निकाल लीजिए, कितना निकल कर आएगा 4,57,500, ये निकल कर आएगा सर 4,57,500। किस ऑप्शन में है मेरे पास सर, ऑप्शन डी में है मेरे पास 4,57,500। तो टिक कर दीजिएगा आप लोग 4,57,500 को। एकदम क्लियर है, इन दोनों को ऐड करने से बच्चों मैंने टोटल लाइबिलिटीज बना लिए, टोटल लाइबिलिटीज में से मैंने एसेट्स कैश और बैंक बैलेंस माइनस कर दिया, तो अदर एसेट्स कितने के निकल कर आएंगे 6,10,000 के, और वो आपको अपनी वैल्यू का 75% रियलाइज करके दे रहे हैं, तो हमें कितना कैश मिलेगा सर 4,57,500। किस ऑप्शन में चले जाएगा सर, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है बच्चों, ऑन रेजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म सरोज वन ऑफ द पार्टनर्स वाज पेड 55,000 फॉर हिज लोन टू द फर्म और 55,500। तो ये आपसे कह रहे हैं कि 500 विल बी रिकॉर्डेड। पहले समझ लो भैया, लोन है पार्टनर का जिसके अगेंस्ट मुझे उसको कितना देना है 55,500, लेकिन उसने कितने में लोन सेटल कर लिया 55,000। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है हमको सर 500 रुपीज़ का। कहाँ लेकर जाएंगे सर, हम इसको लेके जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ऐसा क्यों करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस तो रियलाइजेशन के अंदर दिखाते नहीं है बच्चों, इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। मैं जैसे ही आपको फुर्सत में आऊंगा तो इसका डिटेल में भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। एक चीज याद रखिए कि जो आपका पार्टनर लोन होता है ना वो रियलाइजेशन के बाहर सेटल होता है, तो रियलाइजेशन के बाहर जो भी चीजें सेटल होंगी उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो खींच के आपको कहां लेकर आना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो आप ये जो 500 रुपीज का प्रॉफिट है इसको कहां लेके जाएंगे सर, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एक्सक्यूज मी। तो एक चीज याद रखिएगा कि रियलाइजेशन के बाहर जो भी चीजें सेटल होती हैं उस पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो कहां लेकर आना पड़ता है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन। मतलब यहाँ पे कुछ इवेंट्स लिखे हुए हैं बच्चों और आपको बताना है कि इसमें से किस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं किया जाता। अरे बड़ा सिंपल है, डिसोल्यूशन के केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं कैलकुलेट किया जाता। अरे भाई क्यों करेंगे, जब कुछ नया बचेगा ही नहीं तो मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करूंगा क्या। तो इन चारों इवेंट में से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा इवेंट है जहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न एंड पेड बाय वन ऑफ द पार्टनर इन द फर्म द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक मिनट एक बार फिर से देखना पड़ेगा। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न एंड पेड बाय वन ऑफ द पार्टनर, मतलब बोर्न भी किसको करना है सर, पार्टनर को, और पे भी किसने किया है, पार्टनर ने। ठीक है, तो बियर किसको करना है, पार्टनर को, पे भी किसने किया, पार्टनर ने। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो उसको इनमें से कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। वो पार्टनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन बन गया है, हम उसे अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 70,000।
थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव एक तरीके से। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर रियलाइजेशन 90,000, प्रॉफिट हो रहा है बंदे को रियलाइजेशन से कितना 90,000 का। ही पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 33,000 ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड टुक फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 एट 30%। आगे आपसे बोल रहे हैं द अमाउंट ब्रॉट बाय और अमाउंट पेड टू द पार्टनर इज, तो यहाँ पे इसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस गिवन है, उसके बाद गिवन है कि उसको प्रॉफिट में कितना शेयर मिल रहा है, उसके बाद बच्चों इसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए, इसका क्रेडिट इसको मिलेगा, और इसने एक फर्नीचर रख लिया है, उसका एडजस्टमेंट मुझे करके दिखाना है। उसके बाद मुझे फाइनल जाके ये पता चलेगा कि ये पैसा लेकर आने वाला है या फिर ये डिसोल्यूशन के टाइम पे फर्म में से पैसा लेकर जाएगा। अभी पता लगा लेते हैं बच्चों। तो ये जो 70,000 की इसकी कैपिटल है ना, ये डेबिट कैपिटल है, तो आपको भी पता है कि ये अपने आप में नेगेटिव वैल्यू हो गई। पॉजिटिव में क्या है सर, 90,000 इसको जो है प्रॉफिट में शेयर दे देंगे अपन, ये फेवरेबल है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के सर, 33,000 का, इसका भी इसको क्रेडिट मिल जाएगा, है ना। तो ये इसके क्रेडिट बैलेंसेस हो गए, मतलब ये इसके लिए फेवरेबल है। और आगे चलते हैं कि इसने जो फर्नीचर को टेक ओवर किया है, 50,000 वाला फर्नीचर 30% पे ले रहा है ये, ठीक है। तो आप एक काम करिए, 30% डिस्काउंट इसमें से माइनस कर लीजिए, 15,000 रुपीज़ इसमें डिस्काउंट के कट गए, मतलब ये सर इसने लिए हैं 45,000 के, तो ये बच्चों 45,000 भी है, ये भी इसके लिए क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस ही हो जाएगा। तो डेबिट डेबिट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना निकल कर आ रहा है सर, डेबिट डेबिट निकल कर आ रहा है अपना, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 1,15,000 जो है वो डेबिट बैलेंस का है सर, और क्रेडिट बैलेंस में इसके हिस्से में कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अपन लोग, 1,15,000, ठीक है। 45 नहीं होगा बच्चों, ये 35 होगा। एक मिनट रुक जाइए, फिर से सॉल्व कर देता हूँ मैं। सबसे पहली बात तो इसकी जो कैपिटल है वो नेगेटिव है, डेबिट, फिर इसके बाद इसने सर एसेट्स लिए 50,000 वाले, तो सर ये 35,000 होंगे, तो यहाँ पे बच्चों 35,000 भी इसके लिए डेबिट है। प्रॉफिट में 90,000 जो है बच्चों, ये इसके लिए क्रेडिट है, फेवरेबल हो जाएगा। और इसको मैं 33,000 रुपीज़ का क्या बेनिफिट दूंगा, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इसने पे करें। अब इन दोनों को ऐड कर लो, कितना निकल कर आ जाएगा सर, ये निकल कर आएगा 1,05,000, और इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है आपका 1,23,000, 1,23,000। तो इसका डेबिट में कितना है 1,05,000, क्रेडिट में कितना है 1,23,000, इसको डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना निकल कर आएगा सर, 18,000 रुपीज़ का हम इसको पेमेंट करने वाले हैं। तो किस ऑप्शन में यहाँ पे 18,000 का पेमेंट हो रहा है सर, ऑप्शन डी में इसको 18,000 का पेमेंट हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए बच्चों आगे चलते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं बच्चों, हमारे पास क्या है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ ₹2,50,000 एक्सेप्टेड अ पार्ट ऑफ द स्टॉक for ₹1,50,000 and cash 50,000 in full settlement of his claim. What will be the journal entry for settlement of liability on the dissolution of the firm? तो क्रेडिटर को मुझे अल्टीमेटली कितना पे करना है सर, 2,50,000, उसने एसेट कितने का ले लिया सर, 1,50,000। तो बच्चों अब बैलेंस अमाउंट कितना बचा सर, बैलेंस अमाउंट बचा है 1 लाख, बट वो खुद ही 50,000 रुपीज में सेटल कर रहा है, तो बच्चों जो एंट्री बनेगी वो भी 50,000 रुपीज से ही बनेगी। बना दीजिए एंट्री। लाइबिलिटी को पे करने की एंट्री क्या बनती है सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितने में सेटल हो गया 50,000, तो बच्चों रिकॉर्ड भी कितने से होगा 50,000। देखते हैं किस ऑप्शन में हमारे पास सर, ऑप्शन बी में यहाँ पे लिखा हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और आपके जो कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। लेकिन बच्चों कितने से किया जाएगा सर, 50,000 से किया जाएगा। जितना जेब से कैश आता है बच्चों उतना रिकॉर्ड होता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें से क्या रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। एसेट बेचना रिकॉर्ड होता है, हाँ जी सर होता है। पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लोन सर, ये भी होता है। पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन सर, ये रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है क्योंकि ये रियलाइजेशन के बाहर सेटल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी। एकदम क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे क्या बोला जा रहा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म डेटर्स हमारे पास कितने के 30,000 के वर रियलाइज 70%। चलिए ठीक है, डेटर्स ने 30,000 के 70% रियलाइज करके देंगे। एंड अदर सन्ड्री एसेट्स जो है वो हमारे पास कितने के 1,20,000 के एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल हटा के वर रियलाइज्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। तो जो आपके एसेट है बच्चों आपको 20% लॉस पे रियलाइज होकर मिलेंगे। क्रेडिटर्स जो हमारे पास है वो है 40,000 रुपीज़ के, और आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है कि गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन, गेन और लॉस कितना होगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। सबसे पहले आप लोग देखिए कि 30,000 के जो है मेरे डेटर्स हैं वो कितना रियलाइज करके देंगे सर, वो रियलाइज करके दे रहे हैं 70%। इसका मतलब मुझे लॉस कितने का होगा 30% का, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 9,000। क्लियर। और आगे चलते हैं। अदर एसेट्स मेरे पास कितने के हैं सर, 1,20,000 रुपीज़ के आपके पास अदर एसेट्स हैं। इनको जब मैं रियलाइज करूंगा तो कितने परसेंट कम पे रियलाइज करेंगे सर, 20%। तो जो 20% का यहाँ पे भी मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा आपका 24,000। और आगे चलते हैं सर, हमारे पास गुडविल भी तो है, लेकिन गुडविल की कोई रियलाइज वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो बच्चों इनटैंजिबल एसेट्स की अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं होती तो उसे निल माना जाता है। तो 20,000 रुपीज़ का जो लॉस है बच्चों मुझे यहाँ पे गुडविल से होने वाला है। और आगे चलते हैं, मेरे जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने गए 40,000, तो मैंने उनको पे भी कितना कर दिया होगा 40,000।
तो अगर 40,000 की आपकी लाइबिलिटी, आपने 40,000 पे कर दिया तो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, तो लाइबिलिटी के पेमेंट पे आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है। तो डेटर से कितने का लॉस हो गया सर 9,000 का, अदर एसेट से कितने का हो गया सर 24,000 का, और बच्चों जो हमारा गुडविल है उसकी वैल्यू मुझे जीरो यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, तो मेरी एसेट की वैल्यू जीरो होती तो ये भी तो मुझे लॉस ही दे रहा है। इन सबको उठा के आप एक काम करिए, ऐड कर लीजिए बच्चों, कितना निकल कर आएगा सर 53,000 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस निकल कर आ रहा है। किस ऑप्शन में 53,000 रुपीज़ का लॉस है सर, ऑप्शन बी में, तो टिक कर दीजिएगा बच्चों ऑप्शन बी। एकदम क्लियर। चलें बच्चों आगे, तो डायरेक्ट सॉल्व करना सीखें। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म एट विच स्टेज इज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल पेड, ठीक है, आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू आउटसाइड पार्टी लाइबिलिटीज बट बिफोर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, गलत लिखा हुआ है। इसके बाद बिफोर मेकिंग पेमेंट टूवर्ड्स आउटसाइड पार्टीज लाइबिलिटीज एंड पार्टनर्स लोन, बिफोर बोल रहे हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं भैया, सबसे पहले क्या आउटसाइडर का पेमेंट किया जाता है, उसके बाद पार्टनर्स लोन का पेमेंट किया जाता है, उसके बाद जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पेमेंट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी में यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू आउटसाइड पार्टीज, बिल्कुल सही है, फॉर देयर लोन्स एज वेल एज पार्टनर्स लोन। तो पहले आउटसाइडर का पेमेंट किया जाता है, फिर पार्टनर्स का लोन का पेमेंट किया जाता है, उसके बाद जाके कहीं पे जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पेमेंट किया जाता है। तो सीक्वेंस पूछा जा रहा था, सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या बनेगा सर ऑप्शन सी। लीजिए, और अब आते हैं बच्चों फाइनली हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अपेयरिंग इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म इज, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होते हैं उनको कहाँ लेके जाया जाता है। तो डिसोल्यूशन के केस में बच्चों एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो होता है इट इज जस्ट सिमिलर टू अदर लायबिलिटीज। तो अदर लायबिलिटीज को कहाँ क्लोज किया जाता है सर, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और उसका पेमेंट कहाँ किया जाता है सर, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर सर, लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, यहाँ देखो, ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन जस्ट लाइक अदर लायबिलिटीज एंड पेमेंट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, और पेमेंट कहाँ पे किया जाता है सर इसका, डेबिट साइड, जस्ट लाइक अदर लायबिलिटीज। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में डील कर लिया है। आगे बच्चों सीरीज को कंप्लीट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसके अलावा जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके भी 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा 30 मिनट्स के अंदर। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।